अब हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, लाइट की बात कर रहे हैं और स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें मालूम है इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट विजुअल तभी होगा जब वहां पर लाइट प्रेजेंट होगा, अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि किसी क्लोज रूम में लाइट मान लीजिए वहां पर नहीं है, या सोर्स ऑफ लाइट की परमिशन भी वहां पर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल परमिशन वहां पर नहीं है, टोटल डार्कनेस है उस रूम में। आपको मालूम है चेयर यहाँ पर, टेबल यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है, बुक यहाँ पर, आपको लोकेशन मालूम है। बाय द वे अगर उसकी लोकेशन चेंज कर दी जाए जो कि आपको नहीं मालूम, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर बुक है या नहीं है, यहाँ पर पेन या पेंसिल है या नहीं है। कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं सकते, और जब आप देख नहीं सकते तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पर लाइट और स्कैटरिंग, लाइट आपको मालूम है, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट या वेरियस भी आप कह सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर यहां पर बात की जाए कि अगर लाइट रेज मल्टीपल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप पूछेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होता कैसे है, तो हमें मालूम है लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट डायरेक्शन को फॉलो करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर मान लीजिए कोई टॉर्च है, इस तरह से आपने टॉर्च से लाइट प्रोवाइड की, यहाँ पर स्विच है ना, यहाँ से लाइट की जो बीम निकलेगी इस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट होगी, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट रेज। ठीक है, और ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए मान लीजिए यहां पर कोई प्लेट है, यहां पर कोई प्लेट है, ठीक है, और इसके बीच में कोई मीडियम अवेलेबल नहीं, कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, एयर तो होगा ही होगा, एयर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अदरवाइज वो स्पेस क्या होगा, वैक्यूम स्पेस होगा। तो यहाँ पर एयर को छोड़कर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, प्योर एयर है। ठीक है, क्लियर एयर भी आप उसको कह सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इस टॉर्च को ऑन किया, ये लाइट रेज आपको यहाँ पर दिखेगी, ये लाइट यहाँ पर एक स्पॉट, एक पॉइंट के रूप में दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर आपने कोई इस तरह से पार्टिकल रख दिया, यहाँ पर ये पार्टिकल हमने रख दिया है, अब क्या होगा, जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, ये लाइट रेज ऐसे ट्रेवल करते करते यहाँ पर जैसे ही टकराएगी, इंसिडेंट होगी, ये लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे मल्टीपल डायरेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फैल जाएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं फैल जाना। तो ये लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, आपको कुछ लाइट यहाँ पर भी दिखेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं दिखेगी। कोई लाइट का मतलब सम पार्ट ऑफ लाइफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ इज शोन ऑन दिस प्लेट। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखिए, टोटल अमाउंट ऑफ लाइट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, एनर्जी हमेशा चेंज होती है, एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, और टोटल एनर्जी कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ न कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, या कुछ न कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर सम पार्ट ऑफ लाइट इस पार्टिकल से होकर स्कैटर्ड हो गई, इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और ये डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट है वो आपको यहाँ पर दिखेंगी इस तरह से। इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलेंगे रेस्ट या रिमेनिंग लाइट,
रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट। ठीक है, और ये क्या है आपका पार्टिकल, ये क्या है पार्टिकल या मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल या मॉलिक्यूल, या इसी को हम बोलते हैं स्कैटरर। क्या बोलेंगे? स्कैटरर। ठीक है, जो स्कैटर कर दे उसको स्कैटरर बोलते हैं। ठीक है, जैसे जो 4 व्हीलर ड्राइव करता है तो ड्राइव करने वाले को ड्राइवर बोला, तो स्कैटर करने वाले को स्कैटरर हमने बोला। या सिंपल पार्टिकल या मॉलिक्यूल या एटम भी आप कह सकते हैं, या कोई ऑब्स्टेकल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर पार्टिकल जरूरी नहीं, कोई भी ऑब्स्टिकल हो सकता है। ये डस्टर भी आ सकता है, ये पेन भी आ सकता है, कोई ह्यूमन बॉडी आ सकता है लाइट के फ्लो पाथ में, है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो सकता है। तो बात समझ में आ गई। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, और जैसे ही लाइट के फ्लो पाथ पर कोई ऑब्स्टिकल आता है लाइक पार्टिकल, सम पार्ट ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है और रेस्ट पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसफर हो जाती है, फिर से वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगती है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, अब डेफिनेशन इसकी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? डेफिनेशन तो हमने बात की द फिनोमिना ऑफ चेंज इन, ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट while स्ट्राइकिंग ऑन, या इंसिडेंट भी आप कह सकते हैं, स्ट्राइकिंग ऑन एन ऑब्स्टेकल्स लाइक, ये पार्टिकल भी हो सकता है या एटम्स भी हो सकते हैं ये। ठीक है, एटम्स हो सकते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है ह्यूमिडिटी की हमने बात की थी। ह्यूमिडिटी में क्या है? एयर में मॉइस्चर कंटेंट्स होता है। तो यहाँ पर मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर वाटर पार्टिकल्स है जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। डस्ट पार्टिकल, फिर यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, इसी को द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अभी स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज हो गई, while striking या scattered, while striking on an obstacle like atom, dust particle, water particle, etc. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। इसी को अदर लैंग्वेज में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बात की कि सम पार्ट स्कैटर्ड होता है, सम स्टेट में मोशन करता है। अगर इसको भी हम डेफिनेशन में इंक्लूड करें तो आपकी जो न्यू डेफिनेशन होती है वो क्या होगी? द फिनोमिना इन विच some part of light incidenting भी आप कह सकते हैं, incidenting या फॉलिंग, सिंपल लैंग्वेज में फॉलिंग भी आप कह सकते हैं। incidenting on obstacles या particles is, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसको बोलते हैं रीडायरेक्टेड, इज रीडायरेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शंस, इन वेरियस या डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हमने इस यहाँ पर जो बात की सम पार्ट्स की और रिमेनिंग पार्ट्स की, वो भी हमने ये सेकेंड डेफिनेशन में कवर कर लिया। यहाँ पर डेफिनेशन नंबर 1 एंड डेफिनेशन नंबर 2
कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब कई बार आपने देखा होगा पाथ, बार बार हम बात कर रहे हैं पाथ की, तो लाइट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ कभी हमें दिखाई नहीं देता। आपके रूम में जो लाइट जल रही है, जो बल्ब जल रहा है, उसकी डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं देती। मतलब वो जो लाइट आप तक पहुंच रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से, या जेड डायरेक्शन से, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी डायरेक्शन आपको पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो लाइट सराउंडेड है, हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वो लाइट स्प्रेड आउट हो चुकी है, इसलिए उसके डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन रूम के अंदर क्या है, क्लियर एटमॉस्फेयर है, मतलब क्लियर एयर है, वहां पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब ये जो ऑब्स्टेकल्स की हमने बात की, एटम, डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल, ये भी क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फॉरेन का मतलब जो जनरली एयर में अवेलेबल नहीं होते, वो किसी अदर सोर्स से बाय डिफॉल्ट एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं फॉर सम मोमेंट। हमेशा वाटर पार्टिकल आपको एयर में नहीं दिखेगा, हमेशा डस्ट या स्मोक के पार्टिकल आपको एयर में नहीं दिखेंगे, इसीलिए हमने बात की फॉर सम टाइम्स। ठीक है, ओके। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन, अगर ये ऑब्स्टेकल ना होता तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखती, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं या ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जहां पर आपको लाइट रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दिखाई देती है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या आपने लाइट रेज की डायरेक्शन को, एक पर्टिकुलर डेफिनिट डायरेक्शन को कहां पर देखा है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, आजकल किचन में गैस चूल्हा का यूज होता है, ठीक है, स्टोव बर्नर का यूज होता है, एलपीजी हमने वहां पर यूज करते हैं। उससे क्या हो गया, एलपीजी इज द क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स। लेकिन अगर एंशिएंट टाइम की बात करें या नाउ डे भी ये कहीं ना कहीं प्रोसेस चलती है, लाइक ए फंक्शन। जैसे कहीं फंक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि वुडन पीस से, है ना, या वुड से खाना बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है, उसको चूल्हे में ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन एंशिएंट टाइम में एलपीजी नहीं था, सीएनजी नहीं था, है ना, कोई भी सोर्स ऑफ, मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं थे। उस समय क्या होता था, चूल्हे में वुडन पीस ही मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल था। ठीक है, अब किचन आपको मालूम है क्लोज चैम्बर होता है, क्लोज रूम होता है, और अभी नाउ डे सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, इसके जो है पक्के मकान जिसको बोलते हैं। लेकिन नाउ डे सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक, इनके मिक्सर से, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है वो बनाई जाती है। लेकिन एंशिएंट टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, या थी तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लोग उस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते थे। तो क्या होता था, चूल्हे, जो किचन बनाए जाते थे उसके ऊपर जो प्लांट्स हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जो कि कभी डिटोरिएट नहीं होते, वो सालों साल तक जो है वो मतलब खराब नहीं होते। उस पीस को कंबाइंड कर किया जाता था, बाइंड अप किया जाता था। जैसे ये मान लीजिए ये प्लांट की कोई एक पीस है, ये सेकंड पीस है ना, ऐसे ये हमने थर्ड पीस लिया। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस को हमने कलेक्ट किया, फिर उसको हमने बाइंड अप किया, बाइंड अप करके एक जैसे रूफ होता है, रूफ की तरह उसको तैयार कर लिया, एक प्लेटफॉर्म की तरह हमने प्रिपेयर कर लिया। और वो काफ़ी लाइट वेट होता था, तो उसमें 4 या 10 पीपल्स आपस में कलेक्ट होकर उसको पिलर क्रिएट किए जाते थे, बम्बू के पिलर क्रिएट किए जाते थे, फिर वहां पर उसको रखा जाता था। ठीक है, वो आपका रूफ का काम करता था। अब फ्लोर तो है ही है, ग्राउंड। तो वहां पर जब वो चूल्हे में खाना बनता था तो आपको मालूम है जब वुडन पीस या कोल बर्न होगा तो हम खाना तो पकाएंगे, लेकिन उससे स्मोक बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था और वो स्मोक एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व होता था। तो होता क्या था, जैसे ही उस वुडन पीस को बर्न किया, कोल को बर्न किया, पूरे किचन में स्मोक फैल जाता था। मतलब जो आपका रूम है, जो आपका किचन है, वो फुल ऑफ द स्मोक हो जाता था। अब क्या हुआ, मान लीजिए
मॉर्निंग में 10 o'clock में आप खाना बना रहे हैं, या उस समय जो लेडीज़ बनाती थी, हमारे मदर बनाती थी, तो होता क्या था 10 o'clock 12 o'clock मतलब जब भी सनराइज अवेलेबल है तो वहाँ पर वुडन पीस के बीच में, ये से वुडन पीस है, इनके बीच में ये परफेक्ट क्लोज नहीं होते थे, इनके बीच में ओपनिंग रहती थी, कोई न कोई गैप तो होगा ही होगा, तो वहाँ पर मल्टीपल गैप्स रहते थे। तो वो मल्टीपल गैप्स से सन की रेज किचन में आती थी और वो किचन में एकदम क्लियर परफेक्टली दिखाई देती थी, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए वो दिखाई देती थी। अच्छा, और स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं उस सन रेज में, जो स्ट्रेट लाइन में सन रेज आपके किचन में आ रही है, वो जो डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल है, वो भी क्लियरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी में वो दिखाई देते थे एयर में फ्लोट करते हुए। ठीक है, ओके, ये तो एंशिएंट टाइम की बात की हमने। प्रेजेंट टाइम में भी आप इसको देख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका रूम है पूरा, आप उसको क्लोज कर दीजिए, जितने विंडो हैं, जितने डोर हैं, सब जगह क्लोज कर दीजिए। आप वहां पर कर्टेन आप वहां पर माउंट कर दीजिए, है ना। कर्टेन हैंग कर रहा है, अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने विंडो खोला फिर भी सनरेज अंदर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वहां पर आपने कर्टेन लगाया हुआ है, सिंपल सी बात है। अब कर्टेन में आप एक माइनर होल कर दीजिए, कर्टेन में आपको एक माइनर होल करना है। होगा क्या, उस माइनर होल से आपको सन की रेज एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए दिखाई देंगी। और अगर आपके रूम में अगर एयर जो है वो क्लीन है तो आपको डस्ट पार्टिकल वहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कोई स्मोक पार्टिकल है या फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल का मतलब मान लीजिए स्मॉल पीस ऑफ पेपर हो गया, स्मॉल पीस ऑफ लीव्स हो गए, है ना, तो वो सब आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद और क्या एग्जाम्पल है, आप 4 व्हीलर से लॉन्ग ड्राइव पे ड्राइव कर रहे हैं या 2 व्हीलर से आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव जरूरी नहीं है, आप रोड पर जा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा रोड है कि आपने कई बार देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, रोड स्ट्रेट रोड है और रोड के 2 साइड्स में काफ़ी ट्रीज लगे होते हैं, ऐसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक ट्रीज लगे रहते हैं, उनकी हाइट भी काफ़ी रहती है और आपने देखा होगा इस तरह से ट्रीज क्लोज रहते हैं, उनकी जो लीव्स रहती है वो क्लोज रहती है। कहने का मतलब जो आपका स्ट्रेट रोड है वो ट्रीज से कवर्ड रहता है, लीव्स से कवर्ड रहता है, तो रोड में आपको कोई भी लाइटिंग दिखाई नहीं देती। बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत ही प्यारा लुक आपको वहाँ पर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब वहां पर भी आपको सन रेज दिखाई देंगे, कैसे? उस लीव्स के बीच से, उस लीव्स आपको मालूम ही है, लीव्स आपस में कभी भी टच में नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो गैप होगा ही होगा। तो लीव्स के बीच में से, या जो ट्री के जो ब्रांचेज हैं, ईच ब्रांच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लीव्स, तो लीव के बीच में से आपको सन रेज क्लियरली दिखाई देंगी, आप रोड पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, रोड पर आपको वो सन रेज ऐसे स्पॉट दिखाई देगा, एक स्पॉट यहाँ दिखाई दिया, दूसरा यहाँ दिखाई दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो जब आप उस स्पॉट को ऐसे ट्रेस करेंगे, मतलब उस स्पॉट को फॉलो करेंगे कि ये स्पॉट आ कहाँ से रहा है, तो आप देखेंगे वो लीव्स के बीच से ऐसे आ रहा है, जो उनके बीच में ओपनिंग है वो आ रहा है। ठीक है, अगर रोड पर आप नहीं देखा आपने कवर्ड रोड को, तो जो डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट का मतलब जहां पर बहुत जंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे दिखेंगे इस तरह की लाइट रेज। बात समझ में आ गई? तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि लाइट रेज को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि वो किस पाथ से आ रही है। कैसे? उसके एग्जाम्पल हमने बात की। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है कि हमारे पास ये कर्टेन के बीच में होल, वहाँ से भी हमें लाइट दिखेगी। उसके बाद डेंस फॉरेस्ट में लीव्स के बीच में जो ओपनिंग रहती है वहाँ से दिखेगी, है ना। तो ऐसे करके आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो वो एग्जाम्पल देखिए, जो हमने बात की उसी को नोट्स के रूप में यहाँ पर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट नोट क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ ऑफ लाइट रेज
लाइट रेज, स्पेशली सन रेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सन रेज कैन बी ट्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे हमने बात की स्मॉल ओपनिंग या गैप भी आप कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल या माइनर। स्मॉल ओपनिंग इन डेंस, क्या बोला हमने, डेंस फॉरेस्ट या रोड की बात की, डेंस स्मॉल ओपनिंग इन लीव्स, इन स्मॉल ओपनिंग इन बिटवीन लीव्स in a dense forest or a road covered by fully covered by या covered by tree leaves, ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकेंड हमने क्या बात की, रूफ से, है ना। सेकेंड हमने बात की स्मॉल ओपनिंग या गैप ऑन रूफ while preparing या cooking food on traditional चूल्हा using fuels like wooden pieces या कोल, ठीक है। और क्या यूज होता था, काऊ डंग केक, उपली जिसको बोलते हैं, कंडा भी कई जगह बोला जाता है, ठीक है। थर्ड स्मॉल ओपनिंग कहाँ से, कर्टेन से, स्मॉल ओपनिंग या गैप थ्रू द कर्टेन इन ए क्लोज्ड रूम। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, जहां पर कोई भी लाइट रे एंट्री ना हो। तो क्लोज को हम क्या लिख सकते हैं, लाइट फ्री, क्लोज्ड या लाइट फ्री रूम, ठीक है। तो ये 1 2 3 ऐसे आपको एग्जाम्पल देने हैं कि जहां पर आप ये बता सकते हैं कि हम किस तरह से या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं, मेथड हैं जहां पर हम लाइट के पाथ को ट्रेस कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब जैसा कि हमें मालूम है जितने भी साइंस में कॉन्सेप्ट है, चाहे वो मोशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट हो, कोई ना कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। जैसे मोशन की बात करें तो मोशन को हमें मालूम है सर आइजैक न्यूटन ने उसको काफ़ी डीपली स्टडी किया और हमारे सामने न्यूटन्स ने कुछ लॉज प्रेजेंट किए, जिसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ के रूप में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी स्टडी किया। उस साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो उन साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड रेले। क्या नाम है? लॉर्ड रेली, ठीक है। लॉर्ड रेले ने स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, उसके बाद कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए, कुछ उन्होंने फाइंडिंग्स दिए, ठीक है। आपको मालूम है कोई भी जो इन्वेंशन होता है या कोई डिस्कवरी जब होती है तो वो ऑल ऑफ सडन नहीं होती, बार बार हम ये रिपीट करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस इंप्रूविंग प्रोसेस होता है।
कंटिन्यूअस उसमें इंप्रूवमेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड रेली ने इसके फाइंडिंग्स दिए, इसके ऑब्जर्वेशंस दिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे टिंडाल, क्या नाम है, टिंडाल। इन्होंने इनके जो ऑब्जर्वेशन, जो फाइंडिंग्स थे, उसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। मतलब एक एक्सपेरिमेंट लैब में उन्होंने परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने इनकी जो लॉर्ड रेली की फाइंडिंग्स थे उसको प्रूफ किया। तो सबसे पहले स्कैटरिंग के कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे और यहाँ पर लॉर्ड रेली के फाइंडिंग्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से कोई लाइट रे इस तरह ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो लाइट रे इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो रेस्ट लाइट पार्ट है वो यहाँ पर फिर से मूव होने लगती है। तो उन्होंने ये बोला, हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो जब भी लाइट की बात करेंगे तो लाइट में दो चीज़ें होती हैं, दो ही चीज़ें होंगी। फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सेकेंड क्या है, वेवलेंथ। लाइट में हमेशा याद रखिए, लाइट की जहाँ भी बात की जाए वहाँ पर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी, और वेवलेंथ यानी लैम्डा की बात करेंगे। तो लॉर्ड रेली ने भी लाइट की इस टू प्रॉपर्टी को आपस में कंपेयर किया और एक इक्वेशन हमारे सामने प्रेजेंट किया, IS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये उन्होंने कहा। इसका मतलब क्या हुआ, IS क्या है, I फॉर इंटेंसिटी, S फॉर स्कैटर्ड लाइट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यहां पर लिखूं मैं स्कैटर्ड लाइट, ये वाली लाइट, ठीक है, लाइट। अब यहां पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, ये जो है ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये रिलेशन उन्होंने दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फर्स्ट उन्होंने इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में रिलेशन दिया, इसको हम पॉइंट नंबर ए भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर बी में उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी साइज की, मतलब यहाँ पर साइज पार्टिकल की स्मॉल भी हो सकती है, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट भी हो सकती है, इसके बाद लार्ज हो सकता है, लार्जर या लार्जेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इस साइज पर भी लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करती है, वेवलेंथ की वैल्यू डिपेंड करती है। उन्होंने ये कहा कि एज्यूम साइज ऑफ पार्टिकल इक्वल टू x। इस पार्टिकल की ये जो साइज है उन्होंने x एज्यूम किया, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ x is very less than lambda, then Rayleigh scattering is followed. Rayleigh scattering is valid, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट, इफ x is very small than lambda, मतलब लैम्डा से x मतलब पार्टिकल के साइज की वैल्यू ज़्यादा है, तो रेलीज स्कैटरिंग इज नॉट वैलिड। ये डबल कॉमा का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ वही हमें नीचे लिखना है, मतलब यहाँ पर हमने लगाया, इसका मतलब यहाँ भी हमें रेली लिखना है, यहाँ भी स्कैटरिंग लिखना है, यहाँ भी इज लिखना है, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट केस में यहाँ पर उन्होंने कहा दिस इज मेनली फॉर ब्लू लाइन, मेनली ब्लू लाइन स्कैटर्ड, ठीक है। और यहां पर उन्होंने बोला मेनली वाइट लाइट स्कैटर्ड। ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो आपको बोलना है कि वहां पर ब्लू लाइन में स्कैटरिंग की प्रोसेस सबसे ज्यादा होती है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे टिंडाल इफेक्ट, टिंडाल
इफेक्ट। तो जैसा कि हमें मालूम है टिंडाल इफेक्ट कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो ऑब्जर्वेशन था लॉर्ड रेली के थ्रू दिया गया था, उसी को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लॉर्ड रेली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज या लाइट। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड रेली को थोड़ा सा यहाँ पर रिमाइंड करना जरूरी है। यहाँ पर हमें मालूम है ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। उस पार्टिकल से जब ये लाइट रे इंसिडेंट होती है वहाँ पर तो ये स्कैटर्ड हो जाती है, जो रेस्ट ऑफ लाइट है वो इधर की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये हमें मालूम है, ये जस्ट फॉर इन्फो है। अब यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, IS इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इसकी बात हो रही है, इसकी IS की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टिंडाल ने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया है? इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक टॉर्च लिया। ठीक है, टॉर्च इस तरह से लिया, जो सिंपल मार्केट में टॉर्च अवेलेबल है वही टॉर्च इन्होंने भी लिया था। यहाँ पर की होता है जिससे हम टॉर्च को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, और हमें ये मालूम है यहाँ से वाइट लाइट एमिट होती है, वाइट लाइट एमिशन थ्रू टॉर्च। ठीक है, 7 कलर होते हैं, प्रिज्म में भी हमने देखा था, किसी भी वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, जिसको हमने विब ग्योर के नाम से आइडेंटिफाई किया था, VIBGYOR। ठीक है, हमें यह भी मालूम है कि रेड की लैम्डा सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा ऑफ रेड इज मैक्सिमम। अगर रेड की हम ब्लू से कंपेयर करें तो ब्लू यहाँ पर नीचे है, मतलब रेड के कंपैरिजन में ब्लू का जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, कम होगा। लैम्डा फॉर ब्लू इज मिनिमम एज कंपेयर टू द रेड कलर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका यूज यहाँ पर होने वाला है, इसलिए हम इस कलर के लैम्डा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, इस तरह से एक जार लिया। क्या लिया, जार। इसको हम और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें अगर, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर इस तरह से। ठीक है, यहां पर इन्होंने इसको वाटर से फिलअप कर दिया। ये क्या है, वाटर। और ये जार या कंटेनर भी आप इसको कह सकते हैं, ये ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास कंटेनर। और यहां पर उन्होंने वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस मिल्क, इसका सॉल्यूशन लिया, वाटर प्लस मिल्क। इसका सॉल्यूशन इस ग्लास के कंटेनर में उन्होंने फिल किया। अब जैसे ही यहां से लाइट फ्लो होने लगी, यहां से लाइट फ्लो होगी, इस तरह से लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, इस ग्लास में आएंगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर भी वाटर के पार्टिकल्स हैं और मिल्क के पार्टिकल्स हैं, यहाँ भी ईच एंड एवरी पोजीशन पर, मतलब किसी भी लोकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस मिल्क। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइड सोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइड सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं कोलाइड सॉल्यूशन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ये लाइट रेज यहाँ पर आती हैं तो जो ब्लू कलर, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ब्लू में दिखता है, ये वाला पोर्शन जो है आपको ब्लूइश दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लूइश। और ये वाला जो पोर्शन है ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये रेडिश दिखता है। कैसा, रेडिश।
अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे इस सोल्यूशन का जो कलर है वो भी क्या है, चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर जो सब सोर्स ऑफ लाइट के सबसे नियर अबाउट जो पार्टिकल्स हैं उस एरिया का जो कलर है वो ब्लूइश उन्होंने ऑब्जर्व किया, आप भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया इस एंड पर, कंटेनर के इस एंड पर उन्होंने इस सॉल्यूशन का जो कलर ऑब्जर्व किया वो रेडिश कलर ऑब्जर्व किया है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे यहाँ पर कलर चेंज होता जाएगा। ये उनकी फाइंडिंग्स थी और यही फाइंडिंग्स यहाँ पर लॉर्ड रेली ने भी दिया था। इसीलिए आपको याद होगा ट्रैफिक कलर की अगर बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे नॉर्मल रोड में जो ट्रैफिक कलर यूज होते हैं उसमें स्टॉप के लिए रेड कलर ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की यहाँ पर जो लैम्डा है वो मैक्सिमम होती है। लैम्डा मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर देखिए अगर लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो IS इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट मिनिमम होगा। मतलब वो लाइट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करेगी। मतलब यहाँ से जो इंसिडेंट है, ये मान लीजिए रेड कलर है, ठीक है, तो रेड कलर यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट की हम बात कर रहे हैं और स्कैटरिंग तभी होगी जब यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे फोग का कंडीशन हो, चाहे नाइट की सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में, चाहे पूरा डार्क हो, चाहे पूरा का पूरा वहाँ पर स्मोक ही क्यों ना हो, अगर पिलर पे लाइट कलर जल रही है तो वो लाइट कलर आप दूर से भी देख सकते हैं। इवन जो ट्रेन ऑपरेटर है, जो ट्रेन चला रहा है, ट्रेन ड्राइवर जो है, जिसको लोको पायलट कहते हैं, उसको भी वो रेड कलर इजीली दिख जाता है, ठीक है। इसीलिए व्हीकल को स्टॉप करने के लिए रेड कलर का ही यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग इंटेंसिटी बहुत कम होगी। तो जब ये स्कैटर कम होगा तो ये ज्यादा से, आपको मालूम है सम पार्ट स्कैटर्ड होता है और सम पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। तो जो यहाँ पर स्कैटर्ड हो रहा है यहाँ पर बहुत मिनिमम से मिनिमम स्कैटरिंग होगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रेड लाइट गोज फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए दूर से भी लोग इसको आसानी से देख सकते हैं और यही रीजन है कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। और एक्सीडेंट भी मिनिमम होते हैं। अगर हम येलो कलर, ब्लू कलर लेंगे, ब्लू कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ब्लू कलर सबसे लाइट के कांटेक्ट में है तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कहाँ हो रही है, ब्लू कलर में हो रही है। और डिस्टेंस की भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो भी आप वहाँ पर रेड कलर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रीजन है और इसी को टिंडाल ने अपने एक्सपेरिमेंट, ये लैब में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं है, ग्लास का कंटेनर लेना है ना, वहाँ पर आपको ये मिल्क और वाटर का मिक्सर फिलअप करना है। वाटर ज़्यादा होना चाहिए, मिल्क के कुछ ड्रॉपलेट्स ही होने चाहिए, ज़्यादा मिल्क नहीं चाहिए, वहाँ पर वाटर ज़्यादा चाहिए। कुछ नहीं, सिंपल मार्केट में टॉर्च अवेलेबल है, उस टॉर्च से आपको यहाँ पर लाइट प्रोवाइड करनी है। आप ये चेंजेस आप इजिली देख सकते हैं, ठीक है। इसी का कॉन्सेप्ट, यही स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है स्काई में। जब भी कोई पर्सन या एस्ट्रोनॉट वो स्काई की तरफ मूव करता है, जब भी आप स्काई की तरफ मूव करेंगे तो स्काई आपको ब्लूइश दिखेगा, ब्लू कलर में दिखेगा। उसका रीजन क्या है? उसका भी रीजन यही है। और इस रीजन को थोड़ा और डिटेल में कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग पूछा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। जब हम ग्राउंड लेवल से स्काई को देखते हैं तो स्काई का कलर हमें कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, कैसा क्यों होता है, ब्लू कलर ही हमें क्यों दिखाई देता है, ठीक है, और कोई डिफरेंट कलर क्यों नहीं दिखाई देता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमें पता चले उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कलर की इंटेंसिटी क्या होती है और कलर की वेवलेंथ क्या होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने बात की थी रेली स्कैटरिंग प्रोसेस की। किसकी बात की थी? रेली
साइंटिस्ट का नाम है रेलीज स्कैटरिंग प्रोसेस। ठीक है, यहां पर हमने बात की कि अगर x इज लेस देन लैम्डा तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। x क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल या एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो कि एटमॉस्फेरिक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। और यहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। ठीक है, ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तभी स्कैटरिंग प्रोसेस हो सकती है। और पूरा जो चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? मेनली स्कैटरिंग प्रोसेस को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके जस्ट पहले हमने बात की थी टिंडाल इफेक्ट की। तो टिंडाल में क्या है? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जहां पर उन्होंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, वहां पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और वहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सोर्स ऑफ लाइट का मतलब यहां पर हमने टॉर्च देखा था। ठीक है, अगर सोर्स ऑफ लाइट के नियर अबाउट में जो भी पार्टिकल्स हैं, मतलब यहां के जो पार्टिकल्स हैं ये आपको ब्लूइश दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ब्लूइश। और जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च जिसको हमने बोला था। ठीक है, तो टॉर्च से जो रेज आती हैं उस रेज के नियर अबाउट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर स्कैटरिंग ज्यादा होती है और वो हमें कैसा कलर दिखाई देता है? ब्लूइश कलर दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एस से जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होता है। और यहां पर हम देखेंगे, देखिए ये कंटेनर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, कंटेनर क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो आपको मालूम है टॉप बॉटम किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। यहां पर अगर हम रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करें इस तरह से, इसको आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कंटेनर भी एज्यूम कर सकते हैं। देखिए यहां पर कितने फेस हैं? एक टॉप पर है, सेकंड बॉटम पर है, फिर लेफ्ट राइट पर है। ठीक है, फिर फ्रंट और बैक पर है। टोटल 6 फेसेस है। अगर लाइट रेज यहां से आ रही है, ये क्या है? लाइट रेज। तो लाइट रेज के नियर अबाउट पे जितने भी फेसेस होंगे वहां आपको ब्लूइश कलर दिखेगा। मतलब क्या हुआ? इस फ्रंट फेस पर आपको ब्लूइश कलर दिखेगा, इसके जस्ट अपोजिट बैकवर्ड फेस पर आपको ब्लूइश कलर दिखने वाला है, उसके बाद टॉप और बॉटम पर भी आपको ब्लूइश कलर दिखेगा। लेकिन ये जो फेस है, फ्रंट फेस, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एफ फेस जो फ्रंट पर है इसकी डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट से काफी ज्यादा है, इसलिए यहां का जो आपको कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा? रेडिश कलर दिखेगा, रेडिश कलर दिखेगा। इसी पिक्चर को हम, ये 3D डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं? 3D डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम। और ये क्या है? इसी का 2D डायग्राम है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2D डायग्राम ऑफ कंटेनर। और ये ग्लास का ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। ठीक है, तो यहां पर जो रेडिश कलर की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली इस फेस की बात कर रहे हैं। यहां पर जो वाटर प्लस मिल्क का सॉल्यूशन है उसका कलर आपको रेडिश दिखने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी हिडन है। देखिए सोर्स ऑफ लाइट, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। ये क्या है? सन। ठीक है, और यहां पर क्या है? एटमॉस्फेयर। ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग ये क्या है? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। मोस्टली जो है 4 लेयर में साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया। इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ एयर। ठीक है, अब क्या हुआ? सोर्स ऑफ लाइट के जो नियर अबाउट पार्टिकल होंगे वहां पर ब्लूइश कलर आपको दिखेगा। यहां पर भी आपको ब्लूइश दिख रहा था। इसका मतलब सन के नियर अबाउट जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या है?
वो आपको ब्लूइश कलर में दिखेंगे। और सन कहां पर है? स्काई में है। ये सन कहां पर है? स्काई में है। इसका मतलब स्काई के नियर अबाउट जो पार्टिकल होंगे, इस रेंज में जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको ब्लूइश दिखने वाले हैं। कैसे दिखेंगे? वो ब्लूइश दिखेंगे। और जैसे जैसे सन से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, सोर्स ऑफ लाइट से डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, कलर चेंज होगा और आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर कैसा कलर दिखेगा? रेडिश कलर दिखेगा। तो जैसे जैसे आप यहां पर नीचे आएंगे तो अर्थ के नियर अबाउट, ये जो सबसे नियर अबाउट वाला लेयर है, लेयर नंबर 1, ठीक है, ये आपको कैसा दिखेगा? रेडिश दिखेगा। ये आपको रेडिश दिखने वाला है। यही रीजन है कि जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है, उस समय जो आपको रेज दिखती है, जो आपको एटमॉस्फेयर दिखता है, वो कैसा दिखता है? रेडिश दिखेगा। कैसा दिखेगा? रेडिश, क्योंकि वो आपको यहां पर दिखता है। एटमॉस्फेयर अर्थ के नियर, अर्थ सरफेस पर जब आप हैं तब आप उसको रेडिश कलर में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां से स्काई को देखेंगे, अर्थ पर खड़े होकर आप स्काई को देखेंगे तो स्काई आपको ब्लू दिखेगा। लेकिन आप ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में जब सन राइज और सेट होता है तो आप देखेंगे तो वो आपको रेडिश कलर दिखने वाला है। उसका रीजन ये है। ठीक है, तो ये पूरा इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि यहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हिडन है। क्या कॉन्सेप्ट है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें ये फिनोमिना दिखती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने बात की रेलीज इक्वेशन की। किसकी बात की? रेलीज इक्वेशन। और यहां पर बात होती है कि पार्टिकल की जो साइज है वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से शॉर्टर होनी चाहिए। और हमें मालूम है एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, जो मॉइस्चर के पार्टिकल, मॉइस्चर मतलब वाटर के पार्टिकल जो वहां पर सस्पेंडेड रहते हैं, ये सारे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी साइज विजुअल कलर के, विजुअल कलर का मतलब क्या हुआ? रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट कलर, ये सब विजुअल कलर है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, विजुअल कलर के वेवलेंथ से कम होने चाहिए, जो कि अगर ये कम है तभी रेलीज इक्वेशन या रेली स्कैटरिंग प्रोसेस सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज जो प्रोसेस नहीं होने वाली, स्कैटरिंग नहीं होने वाली। और हमें यह भी मालूम है कि यहां से अगर लाइट रेज आती है और यहां पर कोई पार्टिकल है तो सम पार्ट ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है इस मॉलिक्यूल्स से होते हुए, इस मॉलिक्यूल से होते हुए एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो गई, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट। क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड पार्ट ऑफ लाइट, पार्ट ऑफ लाइट। ठीक है, और जो इसकी इंटेंसिटी होती है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी, इसको हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं। IS का मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इंसिडेंट लाइट की यहां पर हम बात नहीं करते। ठीक है, और आपको एक इक्वेशन और याद होगा, IS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये इक्वेशन भी आपको याद होगा। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी, हमने ये भी बात की थी कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है ब्लू कलर के कंपैरिजन में। हमने रेड और ब्लू कलर की कंपैरिजन इसलिए किया हमने क्योंकि स्काई में या तो हमें रेड कलर दिखता है या तो ब्लू कलर दिखता है। ठीक है, सनराइज और सनसेट में हमें रेडिश कलर दिखाई देता है, लेकिन क्लियर स्काई को जब हम देखते हैं तो ब्लू कलर दिखाई देता है। इसीलिए हमने 7 कलर में से सिर्फ रेड और ब्लू कलर को ही कंपेयर किया है, और अदर जितने भी कलर्स हैं, पर्पल कलर है, वायलेट कलर है, इनको हमने कंपेयर नहीं किया। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने क्या बात की? जिसकी लैम्डा, लैम्डा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन ब्लू कलर, लैम्डा ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। और यहां पर जिसकी लैम्डा मैक्सिमम होगी, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम अगर होगी
तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट मिनिमम होगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू अगर मिनिमम है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, याद रखिए स्कैटर्ड लाइट की हम बात कर रहे हैं, जो स्कैटरिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, टोटल इंसिडेंट लाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मैक्सिमम होगी। अब आपको ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 एज्यूम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 एज्यूम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा की वैल्यू किसकी मिनिमम है? लैम्डा की वैल्यू यहां पर ब्लू कलर की मिनिमम है, मतलब ये प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ब्लू कलर के लिए होगा। लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम किसकी है? रेड कलर की, मतलब ये जो प्रोसेस है ये किसके लिए होगा? रेड कलर के लिए एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? इस इक्वेशन नंबर 3 में 2 इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लैम्डा मैक्सिमम है और लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड कलर का है, इसका मतलब ये इक्वेशन रेड कलर के लिए एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज लैम्डा मिनिमम की बात करें तो ब्लू कलर की है, और लैम्डा मिनिमम यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ये ब्लू कलर के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमने बात की ब्लू कलर की वेवलेंथ मिनिमम है, मतलब उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी। स्कैटरिंग का मतलब क्या हो? फैलना। तो वो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लू कलर है वो फैलेगा, वो स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड का मतलब समझ गया, फैलना। जैसे वाटर को आपने कहीं पर रख दिया, मान लीजिए प्लेट, कोई पैरेलल टेबल है, स्ट्रेट टेबल है, अगर आप स्ट्रेट टेबल पर वाटर को ऐसे फॉल कराएंगे तो वाटर क्या, वो पूरा फैल जाएगा, ठीक है, उसको स्कैटर्ड बोलते हैं। सिमिलरली लाइट के केस में यहाँ पर स्कैटरिंग वर्ड यूज किया जाता है, स्टार्टिंग से हमने बात की है। तो यहाँ पर ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग होगी उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। तो ब्लू कलर की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा वो स्कैटर्ड होगा, सबसे ज्यादा वो फैलेगा रेड के कंपैरिजन में। और रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, स्कैटरिंग इंटेंसिटी उसकी बहुत लो है ब्लू के कंपैरिजन में, इसीलिए ये रेड कलर आपको फैलेगा कम, वो स्कैटरिंग कम होगा, वो कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में वो स्कैटर्ड होगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर से एबव डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर से एबव डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब यहां से हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम जहां यहां पर जो लेवल है वो हम कैसा, यहां पर जो एयर का लेयर है वो हमें ब्लूइश कलर का दिखाई देने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लू कलर यहां पर स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर हमने ब्लूइश कलर लिखा भी है। लेकिन जैसे जैसे यहां से हम नीचे की तरफ आएंगे, ग्राउंड की तरफ आएंगे, अर्थ सरफेस पर आएंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर पर आएंगे, तो वहां पर हमें वो रेडिश कलर का दिखाई देगा, क्योंकि रेडिश कलर की स्कैटरिंग इंटेंसिटी बहुत लो होती है ब्लू कलर के कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर प्रीवियस टॉपिक में भी हमने बात की थी ट्रैफिक सिग्नल की। ट्रैफिक सिग्नल में जो स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है। क्यों? ये रीजन है, ठीक है, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग इंटेंसिटी मिनिमम होती है, रेड कलर फैलेगा बहुत कम। जब फैलेगा नहीं तो वो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस से आप देखेंगे तो रेड कलर आपको सेपरेट ही दिखाई दे देगा, मतलब आप रेड कलर को काफ़ी डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर को आप काफ़ी डिस्टेंस से देखेंगे तो ब्लू कलर क्या, स्प्रेड आउट हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर फोकस पर वो लोकेट नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्लू कलर की लाइट आ कहाँ से रही है। लेकिन आप रेड कलर की लाइट को आप बता सकते हैं कि रेड कलर की लाइट यहाँ से आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, वेस्ट नॉर्थ से आ रही है। लेकिन अगर रेड कलर स्कैटर्ड हो गया तो वो रेड कलर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो रेड कलर की जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं, इसमें किसी भी साइंस का रोल नहीं है। रेड कलर की ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर क्यों यूज किया जाता है, तो भी आपको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, अब इसी फिनोमिना को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी टिंडल एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, उसी एक्सपेरिमेंट को आपको यहाँ पर
एक्टिविटी नंबर 11.3 में परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 11.3 वो और कुछ नहीं, वो टिंडल इफेक्ट का ही एक ब्रॉड रूप है, जो कि हम ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में उसको डिस्कस कर चुके हैं। और हमें यहाँ ये भी मालूम है कि टिंडल इफेक्ट में एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में हमें जार लेना है जहाँ पर हमें वाटर को फिल करना है, कंटेनर को ही हम जार भी कहते हैं। अब वहाँ पर जैसे जैसे हम लाइट प्रोवाइड करेंगे उस क्लीन वाटर से रेज स्कैटर्ड होंगी और उनका जो कलर है वो चेंज होगा जैसे जैसे हम सोर्स ऑफ लाइट से डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 11.3 में आपको उसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको सेटअप तैयार करना पड़ता है। आपको मालूम है एक्टिविटी को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक सेटअप पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 11.3। देखिए सेटअप कैसे रखना है। सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर लेना है हमें, इस तरह से। यहाँ पर हमने ग्लास का कंटेनर या टैंक भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा स्मॉल हम बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से। ये आपका ग्लास का कंटेनर है, इसमें हमने क्लीन वाटर फिल कर दिया। ये क्या है, क्लीन वाटर। इसमें भी प्योर क्लीन वाटर है, मतलब एक्वागार्ड से फिल्टर किया हुआ वाटर भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक लेंस प्रोवाइड करना है। इस तरह से हमने एक लेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, इस तरह से। और ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर लेंस नंबर 1 और इसके बिहाइंड में भी हमें एक लेंस प्रोवाइड करना है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस नंबर 2। यहां पर इस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये लेंस है। और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट या कार्डबोर्ड आपको यहाँ पर रखना है, इस तरह से। ठीक है, इस कार्डबोर्ड के सेंटर पर एक सर्कुलर होल होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होल। इसको हम कार्डबोर्ड इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं ताकि आपको होल क्लियरली दिखाई दे। इस सेंट्रल होल को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्क्रीन होगा, इस तरह से। यहाँ पर ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इस होल की इमेज यहाँ पर बनेगी जब यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट से हम लाइट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, इसको S से हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेटअप आपको लेना है। यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस नंबर 1 और यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस नंबर 2 आपको लेना है। ये लेंस नंबर 2 दोनों सेम लेंस है। सोर्स ऑफ लाइट से हमें मालूम है यहाँ पर लाइट रेज इस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी। ठीक है, और जैसे ही लेंस कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू ये लाइट रेज पास होंगी, यहाँ पर ये रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पर ये पैरेलल रेज इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब ये ग्लास का ट्रांसपेरेंट टैंक है। ये क्या है, ग्लास या ट्रांसपेरेंट टैंक, ट्रांसपेरेंट टैंक मेड बाय ग्लास। ठीक है, ये ग्लास का बना हुआ है और इसमें हमने क्लीन वाटर लिया है। ये क्या है, क्लीन वाटर। और इसको हम बोल सकते हैं MnO_P। ये क्या है, स्क्रीन। ठीक है, ओके। यहां से हमें मालूम है ये रेज क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी और स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेंगे, क्योंकि इस वाटर के पार्टिकल में कोई भी इनग्रेडिएंट्स नहीं है। इनग्रेडिएंट्स का मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं है। फॉरेन मटेरियल का मतलब कोई भी पार्टिकल्स नहीं हो, चाहे वो सॉल्ट का पार्टिकल हो, चाहे सैंड का पार्टिकल हो, चाहे वाटर मिल्क का पार्टिकल हो, किसी भी अदर मिक्सर का यहाँ पर मिक्सर का पार्टिकल्स नहीं है। अब क्या होगा, ये लाइट रेज स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगी। हमें मालूम है जब तक कि लाइट रेज के ट्रेवलिंग पाथ के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, तब तक लाइट रेज स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेंगी, वो स्कैटर्ड नहीं होने वाली। तो यहाँ पर क्लीन वाटर है तो ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ट्रेवल होंगी, यहाँ पर इस तरह से ये ट्रेवल होंगी। ठीक है, ये ट्रेवलिंग आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई भी देगा।
अब क्या होगा, जैसे ही यहां पर क्या है, ये तो पूरा बोर्ड है, ये क्या है, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में जहां भी ओपनिंग मिलेगी रेज वहीं से पास होंगी। ओपनिंग कहां से मिल रही है, इस सेंट्रल होल से मिल रही है, तो इस सेंट्रल होल से ये रेज पास होंगी, और सेंट्रल होल से पास होंगी तो वो सेंट्रल होल के बाद यहाँ पर क्या है, फिर से एक लेंस है, तो वो लेंस पर ये इंसिडेंट होंगी इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो इमेज बनेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये यहाँ पर सेंटर पे, ये जो स्क्रीन है इसके सेंटर पर एक शार्प इमेज बन जाएगा इस होल का, इस होल का ये शार्प इमेज यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज यहाँ पर आएंगी, यहाँ से स्ट्रेट आएंगी, यहाँ से इधर आएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो, फिर से समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक लेना है इस तरह से, और यहाँ पर क्लीन वाटर एक्वागार्ड से फिल्टर किया हुआ या और भी प्योरीफाइड वाटर आपको मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस नंबर 1 एंड कन्वर्जिंग लेंस नंबर 2 को फिट करना है। उसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट रेज हमें प्रोवाइड करनी हो, ये कोई टॉर्च भी हो सकता है या लार्ज टॉर्च जो होता है आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेंटर पर एक होल होना चाहिए। इस होल को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद एंड में आपको MNOP एक स्क्रीन लेनी है। स्क्रीन इसलिए ताकि वहाँ पर इस सेंट्रल होल की इमेज बन सके। तो यहाँ पर सेंट्रल होल की इमेज आपको ये सेंटर पर दिख रही है, ये वाला, ठीक है। इसको हम C डैश भी कह सकते हैं। C डैश क्या है, इमेज ऑफ होल C। बात समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सेटअप भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर स्कैटरिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ, ब्लू और रेड कलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि लाइट जब तक यहाँ पर पार्टिकल्स नहीं आएंगे तब तक स्कैटरिंग नहीं होने वाले, और जब तक स्कैटरिंग नहीं होगी तब तक लाइट जो वाइट लाइट है वो डिफरेंट लाइट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो डिफरेंट लाइट में स्कैटर्ड नहीं होने वाला। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ वाइट लाइट इसको आप कहेंगे। ये क्या है, सोर्स ऑफ वाइट लाइट। मतलब ये वाइट लाइट है, इसमें 7 कलर का मिक्सचर है, वो आपको दिखेगा नहीं। 7 कलर का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो वो आपको वाइट कलर ही दिखेगा, सोर्स ऑफ वाइट लाइट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कोई पार्टिकल नहीं है। अब हमें इसमें पार्टिकल ऐड करना है। वो पार्टिकल क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट। यहां पर जो स्टेप नंबर जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप में हमें क्लीन वाटर में हमें ऐड करना है सोडियम थायोसल्फेट, और क्या ऐड करना है, प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड, डाल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। ये आपको यहां पर क्लीन वाटर में ऐड करना है। जब आपने क्लीन वाटर में इसको ऐड कर दिया, आपने सोर्स ऑफ लाइट से लाइट प्रोविजन की, लाइट को इंटर किया। यहां पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहां पर कुछ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, इस तरह से कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ये पार्टिकल्स किसके होंगे, सल्फर के होंगे। किसके होंगे, सल्फर के। ये पार्टिकल सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सल्फर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सल्फर के पार्टिकल्स है, और ये सल्फर के पार्टिकल्स आप कहेंगे कहां से आ गए, वो सल्फर के पार्टिकल्स H2SO4 से आ गए, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो ये सल्फर के जो प्रिसिपिटेट्स हैं, वो आपको, पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, वो प्रिसिपिटेट्स हैं, ठीक है। वो फॉर ए मोमेंट ही आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर ये प्रिसिपिटेट्स आपको दिखाई देते हैं, और जैसे ही आपको मालूम है कि ये जो पार्टिकल हैं ये इस लाइट रेज के रास्ते में आ गए, इस लाइट रेज के ट्रेवलिंग पाथ के बीच में आ गए, तो यहाँ पर जब भी ये रेज स्ट्रक्ट होंगी, आपको मालूम है यहाँ रेली थ्योरम अप्लाई होगा,
और रेली थ्योरम अप्लाई होगा। ये पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट है ये मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर आपको x इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, ये आपको फिनोमेना यहाँ पर देखने को मिल गई। और जब ये फिनोमेना दिख गई तो आपको यहाँ पर रेलीज इक्वेशन अप्लाई होगा, रेलीज स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये इंस्ट्रक्ट हुई, फॉल हुई इस पार्टिकल पर व्हाइट लाइट, ये स्कैटर्ड हो गई। और जैसे ये स्कैटर्ड होगी तो आपको यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, इस एरिया में जो पार्टिकल्स हैं, देखिए यहाँ पर हमने 2D डायग्राम, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, इसके पहले भी बात किया था, यहाँ पर हमने 2D डायग्राम प्लॉट किया, लेकिन 3D में आप देखेंगे तो आपको ये क्यूब शेप का दिखेगा। आपने क्यूबिकल बॉक्स देखा होगा, अगर बॉक्स नहीं देखा तो आपने आइस का क्यूब देखा होगा फ्रीजर में। ठीक है, तो वो क्यूबिकल जिसमें 6 फेसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रंट फेस, इसके बिहाइंड वाला फेस, उसके बाद ये वाला फ्रंट फेस, ये 3 फेसेस आपको यहाँ पर ब्लूइश कलर में दिखेंगे, क्योंकि ये सारे फेसेस जो हैं इस लाइट सोर्स के नियर पे हैं। तो यहाँ पर आपको जो कलर दिखेगा वो ब्लूइश कलर दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, मतलब इस फेस की अगर बात करें तो इस फेस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे दिखेंगे, रेडिश कलर में दिखेंगे, रेडिश कलर। मतलब ये कलर ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर रेड दिख रहा है और बीच में कोई कलर नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कलर आपको चेंज दिखेगा, यहाँ पर ब्लू, फिर थोड़ा सा ऑरेंज, फिर और डार्क ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज, ऐसे करते करते यहाँ पर डार्क रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। मतलब पूरे लिक्विड का कलर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पर वेरी करता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर रेड है, बीच में कोई कलर नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऑरेंज होगा, फिर डार्क ऑरेंज होगा, फिर ये डार्क रेडिश कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट, इसी को टिंडाल इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को शॉर्ट में हम प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपके चैप्टर में यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 11.3 परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, उसमें आपको यही सेटअप तैयार करना है और जो हमने बात की इसी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बट आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो H2SO4 और सोडियम थायोसल्फेट को अरेंज करने में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोसेस को समझिए, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनसॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।